नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, अब हम जो आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का, यूपी बोर्ड का, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम देखेंगे जो 2020 में जनरल हिंदी का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को जो 302 जेड के कोड का है, इसी को हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पेपर, इसका हम डिस्कशन पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है, इसमें खंड क, तो पहले खंड में ये है, पूछा जा रहा है एक आत्मकथा है, उसका नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है ये किनकी आत्मकथा है। ये है क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की, राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की और अज्ञे की। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, उनकी आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर है यहां पर आपका विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा। विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नाटक। ठीक है, फिर है अरे यायावर याद रहेगा के लेखक कौन है। यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागेंद्र। राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। अगला है निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है, उसमें हमारा 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए, पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है आलोक पर्व, तीसरा है साहित्य सहचर, चौथा है साहित्य का मर्म। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य की भूमिका। फिर निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है। सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, राहुल सांकृत्यायन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। ये डायरी विधा के लेखक थे। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य था और इसको लिखा था चंद्र बरदाई ने इसको लिखा था, पृथ्वीराज रासो को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। फिर है छायावाद की विशेषता। देखिए, छायावाद की विशेषता यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, उद्देशात्मक वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य और प्रेम। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है पृथ्वीपुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण। देखिए, जो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र जो है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ठीक है, पहला पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। दूसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जो परशुराम की प्रतीक्षा है, यही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये है अज्ञेय की रचना। फिर है स्वर्ण किरण, ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। ठीक है, तो पहला ये पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की, और ये जयशंकर प्रसाद की ऐसा घर कोई आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा, ये अज्ञेय की। स्वर्ण किरण ये है पंत की। देखिए, अब अगला देखते हैं तीसरा सप्तक। जैसे तीसरा सप्तक जो है, उसका प्रकाशन क्या हुआ, कब हुआ। देखिए, अज्ञेय ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। फिर कामायनी में सर्गों की संख्या। देखिए, जो हमारे कामायनी है उसमें कितने सर्ग होते हैं, ये पूछा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कामायनी में 15 सर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये जो गद्यांश है, ये पूरा आपको पढ़ना है, और इस देखिए ये जो रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन किए, इनका आपको अर्थ भी बताना है। देखिए, क्या यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो 3 लाइन रेखांकित किया गया है, इन्हीं की व्याख्या आपको करनी है। फिर है निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, निंदा का उद्गम
हीनता और कमजोरी से होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर है ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है, देखिए यहां पर इसका ऑप्शन दिख रहा है आंसर। देखिए कठिन कर्म ही ईर्ष्या और द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है, तो कठिन ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। फिर है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अब ये आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है ये हमारा निंदा रस, इसका शीर्षक है निंदा रस और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई द्वारा जो निंदा रस है उससे ये लिया गया है। फिर है स्वर्ग, यहाँ पर क्वेश्चन है स्वर्ग में देवता, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, स्वर्ग होना चाहिए। स्वर्ग में देवताओं को बिना श्रम क्या प्राप्त हो जाता है, इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है। देखिए हाँ यहां पर दिया है देवताओं को बिना उगाए अन्न, और देखिए बिना उगाए अन्न और बे बनाया महल मिल जाता है और बिना बोए फल, तो ये आपका हो जाएगा आंसर यहां से यहां तक। उसके बाद से ये वाला जो है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखिए इसमें क्या क्या अथवा या उसको करते हैं, उस ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ये वाला जो है ये आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा इसमें क्या क्या दिया गया। राष्ट्रीय जन के जीवन देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित किए गए हैं 2 लाइन 1.5 लाइन, इन्हीं की आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। देखिए ये आपकी सामान्य हिंदी में एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा राष्ट्र का स्वरूप है, तो यहाँ पर शीर्षक में राष्ट्र का स्वरूप, लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो इसका आंसर भी आपको इसी में से मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया है, हाँ यहाँ पर संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है आपका, इनका आपको आंसर करना है। इसका किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और ये आपको पढ़ने से पता चलेगा। पाठ के शीर्षक और रचयिता का नाम, तो यहाँ पर शीर्षक देखिए ये कैकई का अनुताप एक आपकी पुस्तक में है, कैकई का अनुताप, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्हीं का है। ठीक है, और किस पात्र को महास्वार्थ ने घेरा है, ये हो जाएगा कैकई। दोस्तों अगर इसको आपका इसका अगर आपको फुल जो सॉल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कौन हो तुम। अब उसके बाद से उसके अथवा आप ये भी कर सकते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन है पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको आप भी कर सकते हैं। इसमें जो देखिए ये जो चैप्टर है हमारा ये जयशंकर प्रसाद का है, और ये श्रद्धा मनु नामक शीर्षक है, और श्रद्धा मनु जो है वो कामायनी से लिया गया है, जिसके 15 सर्गे हमने ऊपर पढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें दोस्तों इनका जो जीवन परिचय है तीनों लेखकों का हम आपको आज ही अपने जो कम्युनिटी पोस्ट में इसके लिए पोस्ट करेंगे, आप वहां से लिख सकते हैं पूरा। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो अगर साहित्यिक परिचय पूछा गया तो पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे भाई, पहले जीवन होगा तभी तो कोई साहित्य होगा। तो साहित्यिक परिचय पूछा गया उसके पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे, तब साहित्यिक परिचय लिखेंगे।
स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि साहित्यिक परिचय पूछा गया है, जीवन परिचय लिखना है कि नहीं, तो बिल्कुल आपको लिखना चाहिए। फिर है, ये भी 80 शब्द है। देखिए यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, इनका भी मैं आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आज कम्युनिटी पोस्ट में इन सभी का, जो 3 लेखक है, 3 कवि हैं, सभी का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिर है बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये कहानी आप पढ़ेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश। यहाँ पर हमने बहादुर और पंचलाइट पढ़ा था, ठीक है। उसके इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, या ये करना है या ये करना है। फिर है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और शब्द सीमा 80 शब्द। ये यहाँ पर मुक्ति यज्ञ है, क्या ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, हमारे में त्यागपथी है। उसके बाद से आप अथवा ये भी कर सकते हैं सत्य की जीत, आलोक वृत्ति, ठीक है, रश्मि रथी, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका फिर संस्कृत का जो खंड है वो शुरू होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो संस्कृत भाषाया महत्वम वाले चैप्टर से लिया गया है। इनका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अथवा आप ये भी कर सकते हैं याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर इन सभी में से कोई आप कर सकते हैं। फिर देखिए, फिर दिया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहाना, तो किसी एक का पूछा गया, आप एक ही करेंगे, तो पहले का ही हम बता देते हैं। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब होता है विपरीत कार्य करना, ठीक है। और इसका देखिए वाक्य में प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी यानी आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, वो तो कोई ये नहीं है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले जो हमारे विदेशी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर इंडिया में आके पढ़ाई करते थे, अब इंडिया के जो स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो उल्टी गंगा बह रही है, इसको आप वाक्यबद्ध रूप से सही तरीके से लिख लेंगे। फिर है आपका यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें से संधि विच्छेद जो है उसमें से कौन सा सही है उसी का इसमें आपको चयन करना है। तो इसमें है सचित्त का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला है स प्लस चित्त, सच प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, सच प्लस इत। देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत प्लस चित्त, यानी सच्चा चित्त, ठीक है। फिर इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, इति धन यादि, इत्य धन आदि, इति धन आदि, इतु धन आदि। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, इति धन आदि। फिर है प्रेजते का संधि विच्छेद, प्रेजते देखिए इसमें है प्रे धन जते, प्रे धन इजते, प्रे धन एजते, प्रे धन जेते। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्र प्लस एजते, ये हो जाएगा। नहीं दोस्तों ये सी नहीं होगा, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रे प्लस जेते, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर सरिति शब्द में विभक्ति और बहुवचन देखना है, रागे शब्द में विभक्ति और वचन, ये ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का जो है सही अर्थ इसका लिखकर जो चयन करना है, जो सही अर्थ है उसका इसमें चयन करना है। श्रवण श्रमण, ठीक है। इसमें आपका क्या है देखिए, श्रवण और श्रमण, श्रवण मतलब होता है सुनना, श्रवण मतलब सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी। इसी को आप देखिए द्रव द्रव्य, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरल पदार्थ धन। ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें से इसका एक शब्द का किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए जिसे कहा न जा सके अकथनीय, जिसका कोई उपमा ना हो अनुपम, ऐसे आप कह सकते हैं। और जो कभी जन्म नहीं ले, ये आपका अजन्मा, जो कभी मरे नहीं वो है अमर।
और जो कभी उत्पन्न न हुआ हो वो है अनुत्पन्न। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से देखिए यहाँ पर यही आपका लास्ट है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मैं सकुशल पूर्वक हूं, या ये लिख सकते हैं, या 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। इसको आप कर सकते हैं कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, ठीक है। या उसका प्राण निकलने वाला है, इसमें उसके प्राण निकलने वाले हैं, ये कर सकते हैं। श्रृंगार रस अथवा यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 इसमें श्रृंगार रस अथवा वीर रस के बारे में पूछा जा रहा है। श्रृंग देखिए अस्थाई भाव मैं आपको दोनों का बता दूं तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति और वीर रस का होता है उत्साह, ठीक है। और उसके बाद से परिभाषा और इसका जो है आपका उदाहरण देखिए। श्रृंगार रस का यह हमारे में भी आया था 2023 के बोर्ड पेपर में भी। तो इसका हमने श्रृंगार रस के बारे में लिखा था। श्रृंगार रस का एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो वही मैंने भी लिखा था, वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, ये है। और उसके बाद यहाँ पर वीर रस का पूछा गया है। तो वीर रस का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है आपका जो झांसी की रानी का 2 पंक्तियां जो है उसको आप लिख सकते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसको आप कर सकते हैं। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार का यहाँ पर आपका उदाहरण सहित लिखना है लक्षण उसका। उत्प्रेक्षा मतलब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। फिर दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण। इसके दोस्तों रस छंद अलंकार का हम कंप्लीट वीडियो एक लाएंगे, उसमें सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। फिर है अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का है, आपको बड़े में लिखना था। इसके अलावा आप कर सकते हैं ये वाला, अथवा में किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर पूरा साल होता है, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी को करते रहें और मिल लेते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस